हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 26 दिसंबर 2024 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं, खासकर वो क्वेश्चंस जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स में उनके पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। क्वेश्चन के साथ साथ उनसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट बनते हैं, उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी ज्यादा, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, तो हाल ही में सुशासन दिवस जो कि प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? यानी कि सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती होती है उसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो जयंती है या ये जो सुशासन दिवस है, ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे अगर हम डिटेल में इसके बारे में बात करें तो सुशासन दिवस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। यानी मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। कब? 25 दिसंबर 2024 को। ग्वालियर के बारे में बात करें तो ग्वालियर में जो तानसेन समारोह होता है वो भी आयोजित किया जाता है, म्यूजिक फेस्टिवल के रूप में तानसेन समारोह भी आयोजित किया जाता है ग्वालियर में ही। इस वर्ष की अगर थीम के बारे में बात करें कि जो सुशासन दिवस है इसकी थीम क्या रखी गई, तो थीम 2024 की बात करें तो प्रशासन गाँव की ओर, ये इस वर्ष की थीम रखी गई है। बात करें साल 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो भारत रत्न है उसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस GS संधावालिया को किस राज्य के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही फिलहाल में 2 नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए जो कि राज्य के हाईकोर्ट में नियुक्त किए गए हैं। तो उसी में से एक है जस्टिस GS संधावालिया। इनको किस राज्य के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो बने हैं वो जस्टिस GS संधावालिया जी को नियुक्त किया गया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो जस्टिस GS संधावालिया को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। कब? 23 दिसंबर 2024 को इन्हें नियुक्त किया गया है। जस्टिस संधावालिया अभी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज हैं। बात करें तो 17 सितंबर को कॉलेजियम ने जस्टिस संधावालिया जी को इनके नाम की सिफारिश की थी कि इन्हें हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाए। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे जो नियुक्ति है उनके बारे में अगर बात कर लेते हैं तो हाल ही में जस्टिस नरेंद्र जी को किस राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया? तो बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तराखंड के राज्य के जो हाईकोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस नरेंद्र जी को नियुक्त किया गया है। डिटेल में आगे इनके बारे में हम बात करें तो हाल ही में जस्टिस नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का, जो कि नैनीताल में है, कहाँ पर है? नैनीताल में है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से नोट करते रहिए। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनको जस्टिस नरेंद्र जी को नियुक्त किया गया है। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इनको 24 सितंबर को जस्टिस नरेंद्र जी के नाम की जो सिफारिश है वो की थी। बात करें नरेंद्र जी उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश यानी जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस मनोज कुमार तिवारी, इनकी जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ, वह किससे संबंधित है? यानी कि इनका जो क्षेत्र है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी ये फिल्म मेकर है। तो श्याम बेनेगल जी का भी हाल ही में निधन हुआ, ये फिल्म मेकर है। डिटेल में इनके बारे में बात करें तो जो इनका जन्म है वो 14 दिसंबर 1934 को हुआ था और इनका जो निधन है वो 23 दिसंबर 2024 को हो गया इनका निधन। इनके बारे में अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, लेखक
और फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर को निधन हो गया। इनका जो निधन है वो लंबे समय से किडनी की ये बीमारी से जूझ रहे थे और उसी किडनी की बीमारी के चलते ही इनका निधन हो गया है। श्याम बेनेगल का जो नाम है वो सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी है, यानी कि इनके नाम सबसे ज़्यादा नेशनल अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी है। इनका जो जन्म है वो 14 दिसंबर 1934 में हैदराबाद में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला और पहली अगर आए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बात करें हाल ही में किस राज्य के पत्थरों से तैयार देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बनाया गया, यानी कि किस राज्य से पत्थर मंगवाए गए हैं, किस राज्य के पत्थर हैं जिनके द्वारा देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के जैसलमेर से ये पत्थर मंगवाए गए और उन पत्थरों के द्वारा ही देश का जो पहला डिजिटल म्यूजियम है वो तैयार किया गया है। बात करें डिटेल में तो हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के पत्थरों से देश का पहला डिजिटल म्यूजियम बनाया गया। कहाँ पर? तो पुणे, मुंबई और पुणे जो हाईवे है वहाँ के पारवाड़ी क्षेत्र में इस म्यूजियम को बन करके तैयार किया गया है और इसको बनाने में लगभग 12 साल का समय लगा हुआ है, यानी 12 साल से इसको बनाने की तैयारी की जा रही थी और अब जा करके पूर्णतः ये बन करके तैयार हो गया है और इसे लोगों के लिए ओपन भी कर दिया गया है। इसकी जो लागत है वो लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आई हुई है, यानी 400 करोड़ रुपए की लागत आई हुई है। यह जो म्यूजियम है वो जैन धर्म के इतिहास और दर्शन पर आधारित है, यानी जो जैन धर्म है उनकी क्या कुछ हिस्ट्री रही है, उनका क्या कुछ दर्शन रहा है, उस पर ये जो म्यूजियम है इसको आधारित किया गया है। आगे अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। केन बेतवा लिंक परियोजना का जो शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। कब किया? तो 25 दिसंबर 2024 को इसका शिलान्यास किया गया और यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, यानी कि जो नदी जोड़ो परियोजना चलाई गई है उसके अंतर्गत ये पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत ये पहली परियोजना जो कि केन बेतवा लिंक परियोजना का जो शिलान्यास है वो किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा आगे वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इस योजना का जो उद्देश्य है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को जो पानी पीने की समस्या है उसको दूर करना, साथ ही साथ सिंचाई की जो भी समस्या है उसको दूर करना, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये जो परियोजना है इसका शिलान्यास किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? अभी खबर देखने को मिली है कि 5 राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनको बदला गया है, उनको चेंज किया गया है। तो बात करें उनमें से ही एक है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। इनको किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इन्हें ओडिशा राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। डिटेल में इनके बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। बात करें ओडिशा के जो राज्यपाल थे रघुवर दास, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जाकर के डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा केरल के जो राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, इनको बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। बात करें अगर केरल के जो राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, इनको बिहार में राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो केरल में जो जगह है वो खाली हुई। तो केरल में जिनको नियुक्त किया गया है वो है बिहार के, यानी बिहार के जो राज्यपाल थे डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनको केरल भेज दिया गया और जो केरल के राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको बिहार भेज दिया गया। इसके अलावा अजय कुमार जो भल्ला है, इनको मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप ध्यान में रखिए। केरल में और बिहार में तो ट्रांसफर हुआ इधर से उधर। केरल के जो राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको बिहार भेजा गया और बिहार के जो राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनको केरल भेज दिया गया। इसके अलावा अजय कुमार भल्ला है, इनको मणिपुर में नियुक्त किया गया है, ये आप ये ध्यान रखिए। और डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा में राज्यपाल नियुक्त किया गया, ये भी आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वीर बाल दिवस के अवसर पर कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी 17 बच्चों को इस बार
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें से जो 10 हैं वो गर्ल्स हैं, यानी कि लड़कियां 10 लड़कियां हैं, और जो 7 हैं वो बॉयज़ हैं। तो इस प्रकार से टोटल 17 जो बच्चे हैं इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में ऐसी खबर मिली है कि वीर बाल दिवस के अवसर पर 17 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो इन बच्चों को सम्मानित करेंगी। ऐसा पहली बार होने वाला है जब राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गणतंत्र दिवस की बजाय 26 दिसंबर को दिए जाएंगे। यानी हर साल ऐसा होता था कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं ये गणतंत्र दिवस को दिए जाते थे, लेकिन इस बार क्या किया जाएगा कि 26 दिसंबर को ये जो पुरस्कार हैं इनका वितरण किया जाएगा। बात करें अगर तो वीर बाल दिवस का जो कार्यक्रम है वो 26 दिसंबर 2024 को दिल्ली के जो भारत मंडपम है उसमें इसका आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना का अभ्यास स्लीनेक्स शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्लीनेक्स। अगर बात करें तो SL से हो जाएगा श्रीलंका और IN से आप समझ लीजिए इंडिया। तो ये आप ऐसे अगर बात करें ट्रिक से भी याद कर सकती हैं। अगर पूछा जाए कि स्लीनेक्स किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है तो स्लीनेक्स SL से आप श्रीलंका ध्यान रखिए और IL से आप इंडिया ध्यान रखिए। इस प्रकार से ये भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू होने वाला ये नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। बात करें इसका आयोजन इस बार कहाँ किया गया तो ये जो भारत और श्रीलंका के बीच में नौसेना का जो सैनिक अभ्यास होता है ये विशाखापत्तनम में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 2024 का आयोजन किया गया। कहां पर? विशाखापत्तनम में। कब? 17 से 20 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया और ये जो अभ्यास है वो 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला जो होगा वो 17 से 18 दिसंबर तक जिसे बंदरगाह चरण बोला गया और जो दूसरा है वो 19 से 20 दिसंबर तक जिसे समुद्री चरण बोला गया। इस प्रकार से 2 चरणों में इसे आयोजित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में 1 जनवरी से यानी कि न्यू ईयर से, नए साल से भारत के किस शहर में भिखारी को भीख देना अपराध होगा? यानी कि ऐसा कौन सा शहर है भारत का जहां पर 1 जनवरी से नए साल से ही भिखारी को भीख देना और भिखारी के द्वारा भीख मांगना इन दोनों पर अपराध होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। यहाँ पर 1 जनवरी से नियम लागू हो जाएगा कि यहाँ पर अगर भिखारी भीख मांग रहा है तो अपराध और अगर कोई भीख दे रहा है उस पर भी जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। आगे अगर हम डिटेल में बात करें, भीख मांगना और देना दोनों ही अपराध जो होंगे वो श्रेणी में आएंगे। तो हाल ही में इंदौर में 1 दिसंबर से भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बात करें जो केंद्रीय न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने इंदौर सहित 10 शहरों को भीख मांगने से मुक्त करने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना शुरू की है। यानी ये पायलट परियोजना है जो कि छोटे तौर पर अभी सिर्फ 10 ही शहरों में शुरू किया जाएगा। अगर ये सफल रहती है तो आगे भी जो भी सिटीज़ हैं उनमें भी इसको लागू किया जाएगा। इसमें से एक में जो इंदौर है वहाँ पर 1 जनवरी से ये योजना है ये शुरू होने वाली है। बात करें इससे पहले भी जुलाई 2021 में बात उठी थी भीख मांगना जो है वो अपराध है, उसको प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भीख मांगने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि नहीं, इस पर रोक नहीं लगाया जाएगा। कुछ इन्होंने फैक्ट रखे थे जिसके द्वारा इन्होंने बताया था कि भीख मांगने पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन फिलहाल इंदौर में 1 जनवरी से भीख मांगने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। जो भीख मांग रहा होगा उस पर भी प्रतिबंध रहेगा और जो भीख दे रहे होंगे उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।